भाषा में जो चीज़ नैसर्गिक होती है वो लिखना या बोलना नहीं होता, सुनना होता है। और इसकी जो भाषा है ये असल में महात्मा गांधी के जो प्रार्थना प्रवचन में भाषा है वो वाली भाषा है। सुनने का एक एक्सटेंशन पढ़ना भी है। उस समय के लोग कैसे लिखते थे, तो जो व्यक्ति समय के साथ में बदल सकता है उसका मतलब हिंदू, या जो कट्टर है उसका मतलब हिंदू। की वजह है कि जिस आदमी ने अपने कर्मों का क्षय कर दिया उसकी कहानी नहीं बनती। शायद हो सकता है कि ऐसा मेरे अवचेतन में हो, पर सचेतन रूप से तो मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया। नमस्ते, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आप मुझे देख रहे हैं दैनिक जागरण हिंदी है हम चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन किताबों की जिनकी चर्चा हो रही है। तो आज मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है मतलब हिंदू। अंबर पांडे इसके लेखक हैं। अंबर एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और ये उनका पहला उपन्यास है, तो उनसे हम बात करेंगे। ये किताब आई है वाणी प्रकाशन से। तो किताब आई है, इसको बहुत सराहना मिल रही है, साथ ही साथ इसके ऊपर जो है कई लोगों के अलग विचार भी आ रहे हैं। तो हमने कहा क्यों ना मौके का फायदा उठाएं, राइटर से सीधे ही पूछें कि उन्होंने इस किताब को लिखते हुए क्या सोचा। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इसमें पात्रों का जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि चेंज उनके करैक्टर में हो रहा है, पात्रों के जिस तरह से चरित्र का विवरण किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और अंबर जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं वो है उनकी भाषा। तो अंबर, सबसे पहले आपका स्वागत है दैनिक जागरण हिंदी हम चैनल पर। नमस्कार नवीन जी, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए आपका बहुत आभार। मैं जो पहली चीज़ अभी थोड़ी देर पहले करता, आपकी भाषा, जब से उपन्यास आया इससे पहले भी हमेशा आपकी भाषा के ऊपर बहुत बात होती रही है कि बहुत अच्छी भाषा है। इसी संदर्भ में अभी हम लोग दो दोस्तों के बीच में चर्चा चल रही थी भाषा पे। अब उसमें दो बातें निकल के आई और दोनों विवाद था। मैं आपका पक्ष उसमें समझना चाहूँगा। एक है कि भाषा नैसर्गिक है, जो आपके काफ़ी लोग कहते हैं कि ये ईश्वर प्रदत्त है अंबर के अंदर और ये भाषा मतलब ऐसा डेवलप नहीं किया जा सकता। और दूसरा है कि कहते हैं कि नहीं वो करत करत अभ्यास के वाला जो होता है कि ऐसा नहीं, कि भाषा को जो है आप प्रैक्टिस के साथ बना सकते हैं। आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि भाषा सभी में नैसर्गिक होती है। इसमें एक बड़ी रोचक बात मुझे ध्यान में आती है कि सेंट अगस्टीन ने कहीं पे लिखा है कि भाषा और गणित ये कॉस्मिक फॉल्ट, मतलब कि ऊपर जो ईश्वर है वो कहीं घूम रहा था और उससे गलती से ये गिर गई हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती नहीं है जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि भाषा विकसित हुई या गणित विकसित हुआ। जहाँ तक मेरी भाषा का सवाल है, मुझे लगता है कि नैसर्गिक ही है। और भाषा में जो चीज़ नैसर्गिक होती है वो लिखना या बोलना नहीं होता, सुनना होता है। अगर आपको सुनना आती है किसी की भाषा जी, तो वो नैसर्गिक चीज़ है। फिर उसके बाद में अगर आप सही सुनते हैं तो फिर आप कैसी भी भाषा बना सकते हैं। मैंने एक उपन्यास लिखा है जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ, शायद आपने उसके बारे में सुना भी होगा, मामुनी, जो कि शारदा माँ पे है। तो उसमें एक बंगाली प्रभावित हिंदी थी, तो और इसमें गुजराती या बम्बैया जो गांधी की हिंदी है वो है। तो ये केवल सुनने से होता है या पढ़ने से होता है, तो वो नैसर्गिक है। लेकिन सुनना या आपको पढ़ना, कैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन उसको बनाना तो वो तो है ही, बनाई जाती है भाषा, तो शब्द से ही समझ में आता है। तो भाषा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात मैं अंबर से समझ पाया हूँ, सुनने की बात पे आई और भाषा की बात हो रही है। इस किताब के जो पात्र हैं इसमें मराठी और गुजराती बहुत हैं, तो ऐसा प्रायः माना जाता है कि जहाँ का लेखक है वहाँ का प्रभाव होता है। तो मेरा ये भ्रम या सच्चाई है पता नहीं, कि मुझे लगा आप गुजराती हैं। क्या आप गुजराती हैं? नहीं, मैं गुजराती नहीं हूँ। मैं तो, मेरे जो परिवार है वो ग्वालियर का है। और इसकी जो भाषा है ये असल में महात्मा गांधी के जो प्रार्थना प्रवचन में भाषा है वो वाली भाषा है। उनके ऊपर बहुत समय तक बम्बई में रहे और अफ्रीका चले गए थे, जहाँ पे बम्बई के और गुजरात के बहुत लोग, गुजराती तो खैर थे ही वो, और वहाँ पे खोजा मुसलमान, पारसी, सब तरह के लोग थे। तो उनकी जो भाषा थी, जैसी उनकी बनी वही भाषा मैंने इसमें बनाने की कोशिश की है।
तो आपने ये कहा कि सुनने से काफ़ी चीज़ें आती हैं, और ये जिस दौर की कहानी 1892 96 इसकी हम बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी जब महात्मा गांधी नहीं थे, बैरिस्टर गांधी हैं, तो उस समय की ये कहानी है। और आप मतलब उस समय की भाषा तो नहीं सुनी, तो ये क्या रिसर्च का पार्ट है जब आप, क्योंकि इसमें बड़ी ऑथेंटिसिटी नजर आती है उस भाषा में, जब आप गुजराती के शब्दों को जिस तरीके से इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर, वो लगता है बड़ा नेचुरल सा फ्लो दिखता है। ऐसे ही मराठी का इसमें दिखता है, मालवी भी थोड़ा बहुत, तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है भाषा के अंदर। तो ये क्या कुछ रिसर्च का हिस्सा है या? जैसे हम सुन नहीं सकते उस जमाने की भाषा, गांधी को भी हम नहीं सुन सकते, बहुत कम आपने देखा होगा उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं, किंतु सुनने का एक एक्सटेंशन पढ़ना भी है। उस समय के लोग कैसे लिखते थे, उस समय मानक हिंदी तो बनी नहीं थी, और अगर आपको गांधी की भाषा देखनी है कि वो कैसे बोलते होंगे हिंदी, तो आप प्रार्थना प्रवचन, जो कि उनके भाषणों की एक किताब है, जो उन्होंने कहा वो लिख लिया, तो वहाँ से वो भी एक सुनना हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं, कोई लिख रहा है और मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो प्रार्थना प्रवचन की हिंदी जो है, जो गांधी की है, उसी को मैंने अपना मानक हिंदी माना इस किताब को लिखने के लिए। और बस अब वो क्या होता है कि एक बार आप किसी ऐसी भाषा में लिख रहे हैं जिसमें आप नहीं बात करते, तो वो बहुत बार फिसल जाती, वो तो बहुत बार आप उसके रिदम में आ गए, उसकी लय में आ गए, तो आप लिखते चले जाएंगे, वो अपने आप प्रकट होती है। लेकिन अगर आपने उसको चूक गए, या अपने आप कई बार वो चूक जाती है, तो बहुत देर तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो भाषा फिर आपके पास आए। तो फिर बहुत बेचैनी होती थी मुझे, फिर मैं वापस वो प्रार्थना प्रवचन पढ़ता था और गांधी की जो रिकॉर्डिंग से वो सुनता था कि वो भाषा मेरे पास में वापस आए जी। लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी आप देखोगे कि वो भाषा बिल्कुल अपने प्रवाह में है, और कई बार चूक भी आप जाते। बहुत से हिस्से मैंने एडिट कर दिया, कम से कम इस किताब के 50,000 शब्द मैंने हटा दिए, क्योंकि वहाँ पे वो अच्छे थे, वो उसमें भी कथा आगे ही बढ़ती थी, किंतु उसमें जो वो प्रवाह था, जो भाषा की चीज़ थी, वो फैब्रिक था, वो नहीं आ पा रहा था, तो वो मुझे हटाने पड़े। मुझे कई बार युवा लेखक मिलते हैं जो नया लिखना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हमने जो लिखा, अंबर की ये बात आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए कि आपका अपना लिखा हुआ जो आपको बहुत अच्छा लगता है, उसको निर्ममता से काटना बहुत ज़रूरी है, अगर वो कहानी के प्रवाह को नहीं बना रहा। बहुत शुक्रिया इस टिप को साझा करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नए जो लेखक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ा काम आएगा। इस किताब की जो कहानी है, इसमें गोवर्धन नाम के एक पात्र हैं, उनकी आत्मकथा की तरह ये पूरी कहानी चलती है। महात्मा गांधी का जिक्र आता है, धर्म का जिक्र आता है, जाति का जिक्र आता है, इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इसका नाम था, ये बहुत आकर्षित करता है मेरे को। तो ये मतलब हिंदू मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या था ये नाम के पीछे थॉट प्रोसेस। इसे आप ऐसे देखें कि मुझे किसी ने कहा, मेरे कोई विदेशी मित्र हैं जो कि हिंदी भी पढ़ते हैं जी, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि फिल इन द ब्लैंक है, रिक्त स्थान की पूर्ति आप करेंगे। हिंदू होने का क्या मतलब है? तो जो व्यक्ति समय के साथ में बदल सकता है उसका मतलब हिंदू, या जो कट्टर है उसका मतलब हिंदू। तो ये एक तरह से बहुत ही खुला हुआ शीर्षक है कि आप जो किताब में पढ़ते हैं उसके हिसाब से आप इसको भर सकते हैं, जो आपका पाठ है। यहीं से ये नाम शुरू हुआ। अच्छा, ये हिंदू त्रयी का पहला भाग, तो 3 हिस्से हैं, तो ये 3 हिस्सों में लाने का विचार या ऐसा क्या कहानी में, थोड़ा सा अगर आप आगे के प्लॉट मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो ये कहानी, ये जो उपन्यास शुरू किया था, वो गांधी के, मैं एक हिंदू पुनर्जागरण पर 3 उपन्यास लिखना चाहता था, जिसमें मैं रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा को बनाया, जो कि पूर्व में है। एक मैं लिखना चाहता था गांधी के गुरु श्रीमद राजचंद्र के बारे में, जो एक जैन तपस्वी थे, और वैसे ही मैंने शुरू किया। और उसके कुछ भाग छपे भी हैं, प्रकाशित हैं वो कहीं कहीं पर। वो उनके जीवन की कथा थी, गांधी या कोई उसमें नहीं था, लेकिन उनके जीवन के विषय में बहुत सी जानकारियाँ उपलब्ध भी हैं। लेकिन एक उपन्यासकार को, एक कथा लेखक को जिसमें रुचि हो, वैसी नहीं है, क्योंकि उनका जीवन सच में एक तपस्वी का जीवन है, उसमें बहुत कुछ घटित नहीं होता। एक विशेष बात उनमें ये थी कि वो एक तरह का
एक शो जैसा किया करते थे। वो शतावधानी थे, मतलब कि 100 चीज़ें उनके सामने रख दी जाती थी जिसे देखने बहुत लोग आते थे, और एक के बाद एक वो चीज़ उनके सामने लाई जाती थी। उसके बाद में वो चीज़ें हटा दी जाती थी, तो वो क्रम बता सकते थे कि कौन सी चीज़ किसके बाद आई। और वो एक जौहरी के यहाँ पे काम करते थे, उसका जिक्र आपने देखा है कि यहाँ पे हो है। लेकिन फिर भी जैसे कोई चरित्र होता है तो वो अपने आप आपके पास में आना चाहता है। और जैन जो दर्शन है वो कर्म में विश्वास रखता है कि आप अपने कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो अपने आप आपको कैवल्य हो जाता है, मतलब मोक्ष। यदि किसी चरित्र को कैवल्य हो गया, उसका कर्मों का क्षय हो गया, तो उसमें ऐसी मान्यता है कि आगे चलकर यदि आप उस पर कोई कहानी या कोई कविता लिखेंगे तो वो कोई विशेष बनेगी नहीं। इसीलिए आप देखें कि जो भी स्वामी महावीर पर या तीर्थंकरों पर जो किताबें लिखी हैं वो विशेष जानी नहीं जाती। एक लेखक हैं, इंदौर में ही उनका जन्म हुआ था, वीरेंद्र कुमार जैन, अगर आपने उनका नाम सुना। उनको मूर्ति देवी पुरस्कार मिला था, बहुत बड़े लेखक थे अपने समय। उन्होंने महावीर स्वामी पर 4 या 5 पता याद नहीं आता खंडों का एक बहुत बड़ा उपन्यास लिखा। उसको उसी पे शायद उनको मूर्ति देवी ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, किंतु तब भी लोग उनको नहीं जानते। तो ये इसकी वजह है कि जिस आदमी ने अपने कर्मों का क्षय कर दिया उसकी कहानी नहीं बनती। आप कितनी भी कोशिश करें तो मेरी नहीं बनी जो उन पे मैंने लिखी श्रीमद् राज। और वो अपने आप फिर इस दिशा में मुड़ती गई। और वो त्रयी जो कि पुनर्जागरण के 3 विशेष लोगों पे मुझे लिखनी थी, वो कुछ और बन गई। तो अपने आप बात है कि खुद अगर चरित्र जो एक कोई चेतना आपके पास, अगर आप उसको जागृत कर लें तो अपने आप वो बनती है। नहीं तो कई चीज़ें हम शुरू करते हैं ख़त्म हो जाती है। तो वो श्रीमद् राजचंद्र की उसके भाग प्रकाशित हैं, लेकिन वो उपन्यास नहीं, उसका कुछ भाग जो गांधी के साथ में जाके मिलते हैं इसमें है, इसमें आता है। अच्छा, एक मैं पात्रों पे आने से पहले एक चीज़ और जानना चाहूँगा। नाम के साथ और आपने जो सारी बात कही, इसमें एक फैक्टर और आ रहा है कि हिंदू, ये जो है इस शब्द से जुड़े किताबें आजकल खूब बिक रही हैं, मार्केट की दृष्टि से माना जा रहा है। तो क्या कहीं दिमाग में ये थॉट भी था कि इस तरह का होने से, हिंदू त्रयी होने से जो है इसको एक लाभ मिलेगा आज की तारीख में, जहाँ, क्योंकि मैं बुक इंडस्ट्री से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है हिंदू धर्म से या हिंदू विषयों पर लिखी गई किताबें खूब बिक रही हैं। सही कह रहे हैं आप। शायद हो सकता है कि ऐसा मेरे अवचेतन में हो, पर सचेतन रूप से तो मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया। बहुत से नाम मैंने इस किताब के बारे में सोचे थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक नाम था शुद्ध अचरज। एक राग है तिलक कामोद, उसकी एक बंदिश है जिसमें ये शब्द आता है शुद्ध अचरज। तो एक बार ऐसे ही कहीं मैं बात कर रहा था, कुछ लेखक लोग बैठे थे, तो कहा मैंने कि ये मैं अपनी किताब का नाम रखने वाला हूँ शुद्ध अचरज। तो उन्होंने वहाँ पे एक संस्कृत की विदुषी थी, उन्होंने कहा तो अशुद्ध अचरज क्या होता है, अगर शुद्ध अचरज है कुछ, क्योंकि कोई ऐसा भाव तो होता नहीं जो अशुद्ध हो। तो मैंने सोचा कि हाँ ये बात सही है कि ये नाम अच्छा नहीं है। फिर मेरे एक अग्रज हैं, बड़े अग्रज मित्र अमित दत्ता, जो कि फिल्म बनाते हैं, मेरी उनसे बहुत बातचीत होती थी। तो उन्होंने एक नाम मुझे सुझाया, महात्मा मुमकिन या मुमकिन महात्मा। वो नाम भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा ऐसा ना हो, क्योंकि ये जो गोवर्धन है वो महात्मा बनते बनते रह जाता है। फिर पता नहीं क्यों वो नाम भी फिसल गया दिमाग से, और अंततः 2 नामों पे आके बात टिकी कि अर्थात हिंदू या मतलब हिंदू। हाँ। मैंने सोचा कि अर्थात हिंदू बहुत, फिर तो बिल्कुल ही लोग इसको कुछ अलग समझ लेंगे, तो फिर मतलब हिंदू पे नाम मैंने, सचेतन रूप से मैंने ये नहीं सोचा था कि इससे किताब, या आपने मुझे बताया तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने ये नाम रखा है। अच्छा, पात्रों पर आते हैं। गोवर्धन का जो पात्र है, जब मैं पूरी कहानी को पढ़ता हूँ तो गोवर्धन की, एक तो उस समय को मैं देख पा रहा हूँ इस किताब के माध्यम से, गोवर्धन का जो थॉट प्रोसेस है उसको मैं देख पा रहा हूँ। तो गोवर्धन के थॉट प्रोसेस पर मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले गांधी, मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि गांधी
इस किताब में क्यों आ रहे हैं? गोवर्धन के जीवन में गांधी का प्रभाव, मैं आखिरी चैप्टर नहीं पढ़ पाया, तो हो सकता है आखिरी चैप्टर में आपने उसको कहा हो, बहुत सारे इंटरव्यूज करने थे तो मैं आखिरी चैप्टर तक नहीं पहुंच पाया, आखिरी चैप्टर एकमात्र इसका बचा है। लेकिन यहाँ तक मैं देख रहा हूँ गांधी से प्रभावित बहुत है गोवर्धन, उनका जो जीवन शैली। और ये वो गांधी हैं जो महात्मा गांधी नहीं बने। मैं फिर से दर्शकों को बताऊँ, महात्मा गांधी तब तक नहीं बने हैं, वो बैरिस्टर हैं। तो बार बार गांधी का इसमें आना, ये क्या कारण क्या रहा? गांधी क्यों सोच के आप लाए इस पूरी कहानी? गांधी ऐसे लाया हूँ मैं कि मुझे एक एंकर चाहिए था जो कि मेरी कहानी को उस समय में, एक तो है जब आप पुराने समय की कोई कहानी लिखते हो तो दो तरीके हैं। एक तो आप वैसा परिवेश रचो जैसे आपने देखा होगा पीरियड सिनेमा में बनाया जाता है, वो सब चीज़ें लाते हैं, वैसा सेट बनाते हैं, ये वो लेखक भी ऐसा कर सकता है, ये एक तरीका है। लेकिन मुझे वो तरीका बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था मुझे कोई और तरीका। तो मुझे एक दिन सूझा कि एक तरीका ये भी है कि जो उस जमाने का आदमी है, अगर आप उसके निगाह से दुनिया को देखो तो वो दुनिया अपने आप बनने लगती है। ये एक ऐसा है कि हाइडेगरियन विचार है ये, कि हाँ, हाइडेगर ने कहा कि हम जब पैदा होते हैं तो अपने साथ में अपना संसार खुद ही लेके पैदा होते। मतलब उन्होंने इसको सिद्ध किया कि आप अपनी खुद की कल्पना बिना जगत के नहीं कर सकते, आइसोलेशन में आप अपनी कल्पना नहीं कर सकते जी। तो उपन्यासकार का एक काम और भी है, जैसे अरिस्टोटल के पास लोग आते थे जो उन्होंने लिखी भी है कि भाई हम ग्रीक त्रासदी या ग्रीक ट्रेजेडीज कैसे लिखें, क्या उसमें प्लॉट महत्वपूर्ण है या चरित्र महत्वपूर्ण है। हीगल ने लिखा है या कांट, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आता, लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए दुनिया में कोई भी घटनाक्रम जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं वो कभी फिक्शनल नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो घटित हुआ है, और यदि वो हुआ है तो वो सत्य है, मतलब जो एग्जिस्ट करता है। ऐसा ही चरित्रों के बारे में भी है कि कोई भी चरित्र पूर्णतः काल्पनिक होता ही नहीं, वो तो फिर फिक्शनल आखिर चीज़ क्या होती है जो, तो उन्होंने कहा कि फिक्शनल कॉन्शियसनेस होती है, जो चेतना हम क्रिएट करते हैं, जो उस रचना करते हैं। तो जब आप कोई चेतना, जैसे इसमें गोवर्धन नाम की चेतना, कॉन्शियसनेस, अगर आपने उसकी रचना कर ली, उसको पैदा कर लिया, तो उसके साथ उसका जगत अपने आप प्रकट होता है, जैसे एक तरह का कोई एक मैजिक या जादू हो। मैं गांधी के बारे में पूछना चाहता, हाँ, गांधी की तो जब आपको वो चेतना बनानी हो तो आपको चाहिए कोई एंकर जहाँ पे आप अपना वो फंसा सके। तो मैं एक दिन गांधी की किताब पढ़ रहा था जो सत्य के प्रयोग, तो उसमें मैंने देखा कि गांधी ने एक लाइन लिखी है कि आज मैंने रविशंकर नाम का एक रसोइया काम पर रखा। ये जो इसमें रसोइये का जो किरदार है उसके बारे में गांधी ने केवल एक लाइन ये लिखी। तो मैंने सोचा कि इसका नाम भी कितना अच्छा है रविशंकर, और बाद में पंडित रविशंकर भी हुआ, लेकिन ये आदमी को इन्होंने रखा है और इसके बारे में ये कुछ नहीं कहते, बस एक लाइन कह देते हैं कि मैंने रखा। तो वो मुझे एंकर जैसा मिल गया। तो उससे ही गांधी फिर आए। पहले रविशंकर जो रसोइया है वो आया, तो वहाँ से एक, जब आपने समय में अपने आप को लोकेट कर लिया तो आपके लिए सब चीज़ें आसान होती गई जी। तो मेरे लिए मजबूरी थी कि मैं गांधी रखूं या कोई और ऐसा व्यक्ति रखूं जिससे मैं अपने समय का निर्माण कर सकूं। अच्छा, इसमें मैं बताऊं कि इस किताब में जो रसोइये की बात हो रही है, महाराज की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। गोवर्धन उसके बारे में ये लिखते हैं कि किसी रसोइये को इतने निकट से देखने का यह मेरा पहला अनुभव था। वह इतना अस्वच्छ नहीं था जितना लगता था। वह शुद्धता में विश्वास रखता था, स्वच्छता में नहीं। इसी के बारे में आगे इन्होंने लिखा है, मैं बीच की लाइन छोड़ रहा हूँ। महाराज की शुद्धता जैसे केवल शुद्धता के विचार में थी और जीवन में छुपी हुई थी। शुद्धता कोई आध्यात्मिक विचार है और स्वच्छता पाश्चात्य भौतिकवादी, यह कहना सरलीकृत और असत्य है। अच्छा, अभी महात्मा गांधी का ही जो कैरेक्टर, महात्मा गांधी एक तरफ स्वच्छता की बात कर रहे थे और उनके घर में जो रसोइया है वो कह रहा है शुद्धता विचार की। तो ऐसे बहुत सारे मुझे कॉन्ट्राडिक्शन नजर आते हैं। गोवर्धन का जो आपका मुख्य पात्र है, गोवर्धन किताबें पढ़ता है, उसके कहीं न कहीं अवचेतन में किताब में लिखा है ऐसा होना चाहिए, वो सही चीज़ों को मानता है, लेकिन उसका व्यवहार जो है वो उसका ठीक उलट कई जगह पर होता है।
जैसे उसने माना एक जगह पर है कि स्त्रियों को लेके उसका सोच था कि स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर जब उसके अपने विचार अपने परिवार में आते हैं वहाँ पर वो खुलापन उसका नज़र नहीं आता। तो पैराडॉक्स आपके कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर। मेरे ख्याल में हम सभी के साथ में ऐसा होता है कि हम जो पढ़ते हैं और जो मानते हैं सही है, कई बार बल्कि हम सभी क्यों, आप देखो गांधी के साथ में भी कई जगह ऐसा है जी, ऐसा कोई नहीं है। जहाँ तक शुद्धता और स्वच्छता का है तो एक बड़ी बहस है जो उस ज़माने के लोगों में थी, हाइजीन वर्सेस प्योरिटी और सेक्रेडनेस। अगर आपने देखा होगा हमारे परिवारों में जो पुराना ज़माना था, वो लोग बड़े अनहाइजीनिक लोग हुआ करते थे अगर अब आज हम सोचें, लेकिन वहाँ पे शुद्धता का बहुत गंभीर विचार होता था, इसको नहीं छूना या तो वो बहस दोनों में होती है। और गांधी ने जो स्वच्छता की चलाई, जो अभी तक आज तक मतलब अब तो ज़्यादा चल रही है, उसके बारे में वो विचार करते हैं। वहीं से मुझे लगता है कि उपन्यास में जो विरोधाभास, जो विरोध है दो विचारों का, वो आरंभ हो जाता है और फिर वो अंत तक रहता है। वो अगर आप देखें तो गोवर्धन खुद का विरोध या एक विरोधाभास आप गांधी से देखें कि गांधी से वो कितना दूर, गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, वो हांगकांग या पूर्व में जाता है। गांधी दिन ब दिन शाकाहारी और अलग होते, ब्रह्मचारी बनते जाते हैं, और ये जो गोवर्धन है वो मांसाहारी बन जाता है और बहुत सी स्त्रियों से उसके संबंध होते हैं। तो शायद जो किसी भी कहानी का जो मूल जो तत्व है वो खुद अपने आप में एक पैराडॉक्स है, और उससे मनुष्य की को उसके लिए तैयार करना है कि वो इन दो विपरीत विचारों को एक साथ अपने हृदय में धारण कर सके। कोई भी कहानी होती है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को ख़राब मानते हैं तो आप उसको ख़राब मानते हैं, लेकिन जब आप कहानी के रियल्म में, कथा फिक्शन के रियल्म में चले जाते हैं, कथा में, तो वही केवल एक दुनिया की ऐसी स्पेस है जहाँ राम और रावण एक साथ रामायण में रहते हैं, वो दोनों बिना किसी विरोध के, एक कथा को सुदृढ़ करते हुए। जबकि जीवन में ऐसा बहुत कम होता है, वहाँ बहुत विरोध की भाषा जीवन जानता है, और कहानी भले उसमें विरोध के ऊपर टिकी हो, लेकिन वो सामंजस्य की भाषा में ही आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इसमें कई जगह पर मुझे ऐसा महसूस होता है, और ये हो सकता है मतलब मेरा मानना ठीक ना हो पूरी तरह से, कई जगहों पर गोवर्धन जो है वो कैरेक्टर अपनी चाल में चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर विकृति स्त्रियों को लेकर नजर आती है, जिसमें मुझे मतलब अब नैतिकता का सवाल सबके अलग अलग होगा। एक जगह पर अपनी कजन कुमुद के प्रति भी उसके दिमाग में एक विकृति नजर आती है। बाकी जो परिवार से बाहर की स्त्रियां हैं वो तो दिखता ही है। एक टाइम पर उसको लगता है कि पढ़ना चाहिए, उसकी माँ भी उपन्यास पढ़ रही हैं। दूसरे समय पर जो है वो चाहता है कि उसकी माँ किसी से बात न करे। जब महाराज जो रसोई की हमने बात की थी वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा न करे, माँ पर वो संदेह करना शुरू कर देता है। लीलावती जिससे उम्र में बहुत छोटी है, उसको देखने का नज़रिया उसका चेंज होता जाता है। तो एक लगातार जो है महिलाओं को लेकर इसकी जो दृष्टि है वो एक विकृति की तरह दिखता है वो। तो ये थॉट प्रोसेस मतलब जो बना था, ये आपने किस तरीके से इसको निकाला है? इसमें दो बातें हैं जी। जहाँ तक लीलावती के कम उम्र का प्रश्न है, आप देखिए कि ये 19वीं शती का लगभग उत्तरार्ध ख़त्म होती है, और उस ज़माने में कम उम्र के बच्चों को भी बड़ी उम्र का मान लिया जाता था। अगर आप हम सभी का पारिवारिक इतिहास देखें तो आप देखेंगे कि जो हमारी दादी हैं, नानियां हैं, वो बहुत कम उम्र में माँ बनी है। तो लीलावती तो उस समय भी एक बहुत ही अजूबा औरत थी कि वो कितनी उम्र की है, 13 वर्ष की, 13 या 14 वर्ष की है, और उसका विवाह नहीं हुआ है, ना उसके पिता को इसकी चिंता है कि उसका विवाह हो। जहाँ तक आप देखें कि स्त्रियों के प्रति गोवर्धन की दृष्टि का प्रश्न है, तो यदि आप गांधी की आत्मकथा पढ़ें और उसमें देखें कि वो स्त्रियों के विषय में क्या सोचते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसी कोई विकृत बात सोचते हैं स्त्रियों के प्रति, लेकिन उस समय के लोगों में एक तरह की नैतिकता थी कि जो उनके
दिमाग में होता था वो उसको कागज़ पर उतारने की ये क्षमता रखते थे। एक पारदर्शिता है जो धीरे धीरे समाज से गायब हो गई, जबकि हम नैतिकता का जो एक छद्म दबाव लोगों पे बढ़ता है तो वो पारदर्शिता ख़त्म होती जाती है। और फिर आप बस केवल अच्छी बातें करते हैं लेकिन अच्छे काम नहीं करते, जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली करेक्ट होना, कि आप अच्छा कहिए, भले ही आप जो भी करते हैं वो एक आपकी, वो तो आपकी निजी बात है, वो कहेंगे तो पर्सनल है, वो यहाँ पे नहीं है। उसमें एक ट्रांसपेरेंसी या एक पारदर्शिता है जो वो बेचारा सोचता है, वो लिख दिया उसने। और ये उस ज़माने की एक लेखक है, एक गुजराती साहित्य में एक युग है पंडित युग, उसमें जो सरस्वती चंद्र के लेखक हैं गोवर्धन त्रिपाठी, और एक होते थे मणि भाई नभू भाई द्विवेदी। अगर आप उनकी जीवन की कहानी पढ़ें तो वो अद्वैत के विद्वान थे, और मतलब बड़े बड़े लोग उनसे आके उसकी चर्चा करने के लिए आते थे, लेकिन उनका निजी जीवन में वो अत्यंत स्त्रियों को लेकर उनका बहुत ही विचित्र व्यवहार था, और उनको शायद सिफिलिस हो गई थी और शायद वो उसी से मरे। लेकिन उन्होंने अपने जीवन की जो अपना जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने कोई बात को बिना छुपाए सब कुछ लिखा है। तो ये असल में इसको क्या कहेंगे आप? क्या ये विकृति है या उसकी नैतिक साहस या पारदर्शिता है कि वो एक जो भी उसने जीवन में जिया उसको एकदम साफ साफ कहने का साहस? तो मुझे लगता है गोवर्धन में वो है। अगर आप याद, उसकी पत्नी जल्दी मर जाती जी, उसके बाद में अगर आपको याद हो एक प्रसंग है उपन्यास में कि वो अपने बच्चे को कहीं रखना चाहता है जी, और उसके नीचे एक धोबन के पास, हाँ, और नीचे एक धोबन जो रहती है वो मतलब लॉन्ड्री चलाती है एक महिला, वो रहती है, पता नहीं धोबन कहने से भी लोग आपत्ति करें, मगर जो लॉन्ड्री चलाती है तो वो उसके पास में जाता है और उसको कुछ फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी उसको लिखता है, क्योंकि अंततः तो ये अपना वो जीवन वृत्तांत लिख रहा है, तो उसके अंदर ये शक्ति, पारदर्शिता है कि वो लिख सके। यदि हम और आप ऐसा करें तो शायद हम कभी किसी को ना बताएंगे बात। तो इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो प्रसंग है कि वो जाता है, उसमें चूंकि उसका काम है और उसको देखता हुआ निकलता है, वापस आता है, वो नहीं होती है। बहुत ही सुंदर तरीके से अंबर ने इस चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया, उस पूरी मानसिकता का। अच्छा, बार बार गांधी की भी बात फिर से आ रही है और पॉलिटिकली करेक्ट भी आपने कहा था। एक चीज़ कहीं मतलब मैं आपसे, मेरी ये पहली मुलाकात है तो मैं इससे अंबर के विचारों को नहीं जानता पूरी तरह से, जितना देखा है वो पढ़े में देखा। आपके बारे में कहा जाता है कि आप दक्षिणपंथी हैं, और दक्षिणपंथी और गांधी का तो होता है बैर। लेकिन गांधी को जिस तरह से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा कहीं भी नज़र नहीं आता कि आप गांधी को किसी ऐसी दृष्टि में रखना चाहते हो जैसा दक्षिणपंथियों के बारे में आरोप है। तो गांधी यहाँ पर जैसे हैं वैसे नज़र आते हैं। और तो मैं दो बातें समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप दक्षिणपंथी हैं, वन, और दूसरा है या नहीं है, जो आप जवाब देंगे वो है। दूसरा कि क्या वाकई दक्षिणपंथियों का गांधी के साथ ऐसा बैर है जैसा आरोप होता है? क्योंकि आप काफ़ी स्टडी करते हैं तो मैं इसलिए इसका जवाब आपसे थोड़ा समझना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं उपन्यासकार हूँ जी, और यदि आप उपन्यासकार हैं तो आप न दक्षिणपंथी हो सकते हैं न वामपंथी हो। आप तो खुद उपन्यासकार हैं, आपको पता ही होगा कि आप कोई पंथ विशेष के अनुयायी नहीं हो सकते। अगर आप उपन्यास एक ऐसी विधा है, ऐसा डिसिप्लिन है कि वो आपको इसकी स्थान नहीं देता कि आप, यदि आप होंगे दक्षिणपंथी तो आप कभी एक अच्छे उपन्यासकार या उपन्यासकार नहीं हो सकते, क्योंकि उपन्यास बड़ा एक उज्जड बच्चे की तरह होता है। जो आप होंगे वो आपको उससे उल्टा आपकी छवि वो दिखाएगा। और यदि आपने तो किताब पढ़ी है तो आप देखें कि वहाँ पे मैंने किसी भी पंथ के विचारों का प्रचार नहीं किया है। तो पहली बात तो ये कि मैं कोई पंथ का नहीं हूँ, मैं वामपंथी भी नहीं हूँ और ना मैं दक्षिणपंथी हूँ। क्योंकि अगर मैं होना भी चाहूँ और यदि हूँ कुछ वामपंथी या जो भी अपने निजी जीवन में, तो वो मेरी किताब में कभी नहीं आ सकता, वो तो असंभव ही नहीं है अगर मैं अच्छा लेखक हूँ तो।
और जो दूसरा सवाल है कि गांधी और दक्षिण पंथ में बैर है कि नहीं, तो इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसी बात को समझने के लिए दक्षिण पंथ को नहीं कि गांधी से उनका है कि नहीं, बल्कि एक हिंदू मानस और गांधी में क्या संबंध है, या हिंदू मानस से मेरा मतलब है भारतीय जो भी भारत में है, उसी की पड़ताल मैंने अपने उपन्यास में करने की कोशिश की है। बस इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में। अच्छा, एक आपका जो जवाब था कि दक्षिण इस पर आपने नहीं की, मैं मानता हूँ कि जाहिर सी बात है इस पर स्टडी नहीं होगी, लेकिन एक और चीज़ होती है कि अंबर अक्सर विवादों में आ जाते हैं। कविता लिखते हैं तो विवाद हो जाता है, आपकी जो टिप्पणियाँ होती हैं वो बिना किसी राग रपेट के होती हैं जो लोगों को नहीं पसंद आती हैं। तो क्या अंबर में ये परिवर्तन आया है कि आपने अभी जब इस चीज़ को जवाब दिया, मैं उसको पॉलिटिकली करेक्ट जवाब मान रहा हूँ, तो क्या ये विवाद से बचने की कोशिश थी या ये एक्चुअल आंसर था? नहीं। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये मेरी अपनी रुचि है कि प्रायः जब आप लिखते हैं विवाद हो जाते हैं, उसको हर लेखक अलग दृष्टि देखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि विवाद क्यों होते हैं, किसी भी बात पर कोई विवाद हो सकता है, लेकिन मैं एक लेखक के तौर पर समझना चाहता हूँ कि कभी कभी मैं भी कुछ कहता हूँ तो उस पर कोई आपत्तियाँ आती हैं, मेरा उसको देखने का अपना नज़रिया है। तो जब लेखकों की टिप्पणियों पर और आपकी अपनी टिप्पणियों पर बहुत, या कविता पर भी विवाद हो जाते हैं, कोई लोग उसको ट्रोल करते हैं, तो आप उन चीज़ों को किस दृष्टि से लेते हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो कोई लेखक होता है ना, वो कोई समाज का चीयर लीडर तो होता नहीं कि मैं सबको खुश करूं जी। तो ये काम तो मैं कभी नहीं करता। जो मैं उनको दुखी भी नहीं करना चाहता या क्रोधित भी नहीं करना चाहता, मैं तो केवल अपनी बात कहना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि मैं तो फिर भी सौभाग्यशाली हूं। मेरे पहले तो जो भी अच्छे लेखक हुए हैं उन पे तो बहुत विवाद हुए हैं जी। तो विवाद से तो मैं इतनी परवाह नहीं करता। लेकिन मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने, लेखक अगर पॉलिटिकली करेक्ट होगा तो मुझे लगता है वो कभी अच्छा लेखक नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लेखक है वो अपने समय के जो कि डोमिनेंट विचारधाराएं हैं उनके खिलाफ रहे हैं। कोई बड़ा लेखक या कोई अच्छा लेखक जो भी विचार उस समाज में उस समय हो उसका समर्थक नहीं हो सकता। जहाँ तक आप जाएं, कहीं पे भी कोई भी लेखक ऐसा आप उठा के देख लें तो आपको सारे लेखक ऐसे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले तो लेखक को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, ना तो वो सत्ता के दबाव में आए और ना ही साहित्य में या जो भी नैतिकतावादी सत्ता होती है उससे भी उसको डरना नहीं चाहिए। तो मुझे कोई डर नहीं लगा। अगर लेखक है और अपने आपके मन में जो बात है अगर आप वो नहीं कह पा रहे हैं किसी दबाव के, तो मुझे लगता है आपको कोई और काम करना चाहिए फिर। तो फिर विवाद तो होते रहते हैं, तो वो तो चलता है। तो मैं ये मतलब आप उसको कोई फर्क पड़ता है इससे जब कुछ इस तरह के विवाद होते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पड़ता है, मगर मेरे घर पे पड़ता है, मेरे परिवार में शायद कभी कभी पड़ता है। लेकिन फिर मैं उनको भी कहता हूँ कि आप इससे दूर रहो, इन विवादों की चिंता ना करो। अच्छा, एक आपकी किताब के बारे में रिव्यू था, हालांकि मैं उस रिव्यू से असहमत हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि ये प्रश्न उठा था तो प्रश्न मुझे लगता है पाठकों की एक आवाज़ भी यहाँ आनी चाहिए। आपका पात्र ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण परिवार की दृष्टि इसमें नज़र आती है। तो उस रिव्यू के अंदर आखिरी लाइन ये थी कि इसमें अंबर ने ऐसा किया है कि ब्राह्मणवाद को कहीं न कहीं स्थापित करने की कोशिश की है। ये एक आरोप था। तो मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि क्या कहीं ये थॉट इसके अंदर है? एक तो मुझे नहीं लगता, आपने तो किताब पढ़ी, मैंने पढ़ी, आपने देखा होगा कि मैंने कहीं ब्राह्मणवाद को या किसी भी वाद को स्थापित करने की कोशिश नहीं की। अब जहाँ तक है कि वो जो चरित्र है, जो मूल चरित्र है वो ब्राह्मण है, तो कई आजकल लेखकों की मुश्किल ये है कि वो कोई स्त्री पात्र उठा के लिखे तो वो कहें कि आप क्यों लिख रहे हैं, आप तो स्त्री नहीं। कभी वो कोई दलित पात्र उठा के लिखे तो कहें क्या, किसी हत्यारे का लिखें तो लोग कहते हैं कि आपने तो अभी तक हत्या नहीं की है तो आप क्यों लिख। तो इन सब की ये मैं ब्राह्मणवाद या किसी भी तरह का वाद का प्रचार मैंने इस उपन्यास में नहीं किया, ना मेरा कोई ऐसा इरादा है। क्योंकि कई बार आपने देखा है कि उसके खिलाफ है कई जगह प्रसंग। बिल्कुल। अगर आपने अंतिम इसका अध्याय पढ़ा हो तो आप देखेंगे कि
उसकी जो एक बुआ होती है उसका वो ईसाई बन जाती है, तो ये, और उसकी बुआ की एक नकली नाक होती है। नकली नाक। तो वो नकली नाक के आसपास कुशा का उसका शरीर बना के उसका अंतिम संस्कार करता है। ब्राह्मण कि वो एक ब्राह्मणी थी, तो वैसा मैं उसका अंतिम संस्कार करूं। तो इसका आप कैसे पाठ करेंगे कि ये कोई ब्राह्मणवाद की स्थापना है या ये एक आयरनिकल चीज़ है? तो ये तो सबकी अपनी अपनी पाठ है। तो अच्छा जो कोई कृति होगी उसके अनेक पाठ हो सकते हैं। तो शायद किसी ने ऐसा किया संभवतः, क्योंकि मैं ये प्रश्न मैं चूंकि किताब में पढ़ चुका हूँ पूरी आखिरी चैप्टर को छोड़ के, तो मुझे अगर ये टिप्पणी ना आई होती तो संभवतः मेरे दिमाग में प्रश्न आया भी ना होता। क्योंकि मेरे हिसाब से गोवर्धन दवे एक पात्र है और एक पात्र की कहानी है, एक ब्राह्मण परिवार में उस दौर की कहानी है। जैसा है मैं इसको उसी दृष्टि में देख रहा था, लेकिन मुझे लगा कि एक आवाज़ अगर उठ रही है तो वो सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। मैं आखिरी प्रश्न की तरफ आता हूँ। हांगकांग भी आता है जहाँ से कि पात्र गोवर्धन का जो है जीवन शैली बदलनी शुरू हो जाती है। तो मतलब हांगकांग का मतलब रिसर्च पे मैं फिर से आ रहा हूँ, क्या आप इस दौर के हांगकांग को आपने देखा है? कुछ पहले का रिसर्च आपने किया है? क्योंकि वो सब भी बड़ा प्रामाणिक रूप से निकल के आ रहा है। इसमें एक होती है नॉवेलिस्ट लिबर्टी जो मैंने ली, ये मान के कि ये एक सब लोग कहते हैं कि मैंने इस किताब को लेके बहुत शोध किया है। असल में मुझे लगता है कि उपन्यासकार को बहुत शोध नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं शोध करने को ख़राब नहीं मानता, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन मैं शोध की जगह कल्पना कर लेता हूँ। तो वो काल्पनिक है असल में। जैसे कि मैं फिल्म स्कूल में था, तो कई बार मैं अभिनय के कक्षाओं में जाता था, तो वहाँ कहा जाता था, मुझे याद है, कि यदि आप किसी का अभिनय कर रहे हैं तो आपको उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप नकल कर आपको कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप नकल उसकी करेंगे तो वो सही नहीं होगी। आपको ऐसे अपनी मुद्राओं और भंगिमाओं को, बॉडी लैंग्वेज को जमाना चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप वो हैं। तो उपन्यास में भी वही होता है कि आपको ऐसे उसकी बनावट रखनी है कि वो आप जो पढ़ने वाला है उसको प्रामाणिक लगे। क्योंकि अंततः तो उपन्यास कोई प्रामाणिक चीज़ तो है नहीं, तो हिस्ट्री है ही नहीं। तो फिर हम वहाँ पे वो प्रामाणिकता मुझे बहुत फील होना चाहिए कि प्रामाणिक है कि नहीं। अगर वो नहीं है तो वो अच्छा उपन्यास है, पर वो ऐसा पढ़ने पे लगना चाहिए कि प्रामाणिक। वो मुझे लगा कि आप हांगकांग घूम के आए हैं, ऐसा महसूस में हुआ। अगर मैं चाहूँ भी तो उस जमाने के हांगकांग में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं कहा कि आपने अभी का देखा हो और कहीं पीछे। मैं आपको एक बड़ा मज़ेदार प्रसंग बताता हूँ कि हमारी एक टीचर थी फिल्म स्कूल में, शमा जैदी। तो एक बार कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो किसी बच्चे ने उनसे पूछा कि 1905 में ऐसा क्यों हुआ था। तो उन्होंने कहा, मुझे क्या पता, मैं 1905 में थोड़ी जी। तो यही है कि उस समय तो मैं था नहीं, लेकिन तो कल्पना करनी पड़ती। अच्छा, आखिरी सवाल, इसका अगला भाग कब आएगा? मुझे लगता है अगले साल इन्हीं दिनों आ जाना चाहिए, फिर देखते हैं। और उसका नाम अभी आपने तय किया है या नाम आप बाद में डिस्कस बाद करेंगे? नाम तय नहीं किया अभी तक। बहुत धन्यवाद अंबर इस पर बात करने के लिए। अभी मैं अंबर पांडे जी के साथ बात करता हूँ उनके उपन्यास मतलब हिंदू पर। भाषा बहुत शानदार है, कथ्य बहुत शानदार है, कहानी बहुत अच्छी है। रिकमेंडेड किताब है, आपको ये पढ़नी चाहिए। वाणी प्रकाशन से आई है और इसका मूल्य है 399 रुपये। बुक स्टोर में खरीदें, ऑनलाइन खरीदें, जहाँ से भी आप खरीदना चाहें। तो किताबें पढ़ें, आगे बढ़ें, और अगर ये बातचीत अच्छी लगे तो अच्छी चीज़ें खुद तक नहीं रखनी चाहिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए इसको। धन्यवाद।